सुप्रभात मित्रों, आज की हिंदी कक्षा में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज का दिन आपका मंगलमय हो। प्रिय विद्यार्थियों, हमने पिछली कक्षा में जो हिंदी के सुविख्यात साहित्यकार है भीष्म साहनी जी, उनसे रचित जो कहानी है खून का रिश्ता, इसका अध्ययन कर रहे थे। तो इस कहानी के अंतर्गत हम क्या कुछ और सीखने वाले हैं आज की कक्षा में, उसको जानने से पूर्व हम आज की कक्षा में जानने वाले कहानी के अंतर्गत आने वाले कुछ शब्दार्थ को देखेंगे। उसके उपरांत बहुत ही अच्छे तरीके से, बहुत ही सरल तरीके से, बहुत ही सहज तरीके से खून का रिश्ता कहानी को अच्छे से जानने समझने का हम प्रयास करेंगे। तो चूल यानी बांस या लकड़ी आदि का, चूल यानी बांस या लकड़ी आदि का पतला सिरा जो बांस के छेद में टोका जाता है। जो बांस का सिरा होता है उसके अंदर ऐसे टोक के क्या है बनाते हैं ना, उसको हम चूल कहते हैं। यानी उससे क्या है बांस के लकड़ी को एक ग्रिप मिलता है, तो वो है एंटना। एंटना यानी गर्व दिखाना, एंटना यानी गर्व या घमंड भी हम कह सकते हैं। इसके उपरांत है हैसियत। हैसियत यानी आर्थिक सामर्थ्य, हैसियत यानी आर्थिक सामर्थ्य या सामाजिक मान मर्यादा को हम हैसियत कहते हैं। पटवारी, पटवारी यानी भूमि का हिसाब रखने वाला, भूमि का हिसाब रखने वाला गांव का एक कर्मचारी। जो गांव का कर्मचारी होता है जो कि भूमि का हिसाब किताब रखता है, उसको हम पटवारी कहते हैं। कन्नड़ में कुलकर्णी या शानुभोग के नाम से भी वे जाने जाते हैं। बहुजाई, बहुजाई यानी बड़े भाई की पत्नी। बड़े भाई की पत्नी को बहुजाई कहकर संबोधित किया जाता है, या नहीं तो भाभी कहते हैं। बहुजाई यानी भाभी। इस कहानी जो कि खून का रिश्ता है, इसके अंतर्गत आने वाला जो पात्र है मंगलसेन। मंगलसेन के भाभी कौन है? मंगलसेन के भौजाई कौन है? माजी। माजी कौन है? मंगलसेन की भौजाई है। पालंगन, पालंगन करना यानी चरण छूना। चरण स्पर्श करने को हम क्या कहते हैं? पालंगन। पालंगन यानी चरण छूना। झोंपना, झोंपना यानी शर्माना। झोंपना यानी शर्माना। लिहाज, लिहाज यानी इज्जत करना। लिहाज यानी इज्जत करना। छज्जा, छज्जा यानी दीवार के आगे निकली हुई छत। जैसे कि उदाहरण के लिए ये दीवार है, समझो ऊपर एक छत है, परंतु कुछ सामान रखने के लिए क्या है, यहाँ से दीवार के आगे से निकली हुई जो छत होती है ना, इसको हम क्या कहते हैं? छज्जा कहते हैं। उसके उपरांत है शब्द कनखियाना। कनखियाना यानी तिरछी नजर से देखना। कनखियाना यानी तिरछी नजर से देखना। सहसा, सहसा यानी अचानक। सहसा यानी अचानक। चाबुक, चाबुक यानी चमड़े या रस्सी। चाबुक यानी चमड़े या रस्सी आदि से बना खोड़ा जो होता है उसको हम चाबुक कहते हैं, यानी हंटर। हंटर को क्या कहते हैं? चाबुक कहते हैं। चाबुक यानी चमड़े या रस्सी आदि से बना खोड़ा। तो प्रिय विद्यार्थियों, हमने पिछली कक्षा में देखा था कि खाट के पीठ पर बैठे हुए चाचा मंगलसेन अपने हाथ में चीलम थामे सपना देख रहे थे। सपने में वे समधियों के घर बैठे हैं और उनके पगड़ी पर केसर के छींटे हैं, और जो बाबूजी है पास में खड़े समधियों से इनका परिचय देते हुए कहते हैं, यह मेरा चचेरा छोटा भाई है मंगलसेन। तो उतने में ही वहाँ पे उनको जिस तरीके से आदर सत्कार के साथ जो दूध का गिलास दिया गया था, उसके अंदर इसको क्या है, सपने में ही ऐसा
महसूस हो रहा था कि मानो उसके अंदर बादाम के घिरे आ गए हो, खा रहा हो, ऐसा उसको महसूस हो रहा था। और आखिर में ग्लास के अंदर बचे हुए शक्कर को भी वो निकाल निकाल कर चाटने लगता है। ऐसा सपने में वो देखते रहता। इतने में ही सपना देखते रहता और उसके मुंह में तंबाकू की कड़वाहट रहने की वजह से जब उसने मुंह को हिला के देखा तो तंबाकू की कड़वाहट से भरे मुंह में भी मिठास आ गई, मगर स्वप्न टूट गया। सपना जो था वो भंग हो गया। तो हल्की सी झुरझुरी मंगलसेन के सारे बदन में दौड़ गई और मन सगाई पर जाने के लिए ललक उठा। तो यह स्वप्न की बात नहीं थी, सचमुच आज भतीजे वीर जी की सगाई होने वाली थी। तो बस थोड़ी देर में वे सोचता है चाचा मंगलसेन कि थोड़ी देर बाद में ही सगे संबंधी घर आ जाएंगे, बाजा बजेगा, फिर आगे आगे बाबूजी, उनके पीछे मैं यानी मंगलसेन, उसके उपरांत सभी घर के अन्य संबंधी सभी सड़क पर चलते हुए समधियों के घर जाएंगे कह के वे सोचते रहता है। तो उतने में मंगलसेन के लिए खाट पर बैठे रहना असंभव था। बदन में खून तो चटाक भर था, लेकिन मगर ऐसे उछलने लगा था कि बैठने नहीं देता था। एंड उसी वक्त घर का जो पुराना नौकर है संतू, वो आके मंगलसेन के हाथ में से चीलम लेते हुए बोलता है, तुम्हें सगाई पर नहीं ले जाएंगे चाचा। तो चाचा मंगलसेन के बदन में सिर से पांव तक लर्जिश हुई, पर यहाँ सोचकर कि संतू खिलवाड़ कर रहा है और बोलता है, चाचा मंगलसेन, बड़ों के साथ मजाक किया नहीं किया करते, कई बार कहा है। मुझे नहीं ले जाएंगे तो क्या तुझे ले जाएंगे, कह के मरु प्रश्न करता है चाचा मंगलसेन। तो इसी को इस बात की जवाब देते हुए संतु कहता है, किसी को भी नहीं ले जाएंगे। वीर जी कहते हैं सगाई डलवाने सिर्फ बाबूजी जाएंगे और कोई नहीं, कह के वे कहता है। तो इसमें चाचा मंगलसेन पूछते हैं कि वीर जी आए हैं। चाचा मंगलसेन के बदन में फिर लर्जिश हुई और दिल धक धक करने लगा। संतू ठहरा घर का पुराना नौकर, मालूम ठीक ही कहता हो तो क्या करे, मुझे छोड़ के जाएंगे क्या है सगाई में? जो मैंने सपना देखा है वो तो क्या है, सपना सपना ही बन के रह जाएगा ना। ऐसी एक मनस्थिति में चाचा मंगलसेन रहता है। ऊपर चलो सब लोग खाना खा रहे हैं कहकर संतू ने चीलम के 2 कश लगाए, फिर चीलम को ताक पर रखा और बाहर जाने लगा। दरवाजे के पास पहुंचकर उसने फिर एक बार घूमकर हंसते हुए कहा, तुम्हें नहीं ले जाएंगे चाचा, लगा ले, शर्त 2-2 रुपए की शर्त लगती है, कह के वे शर्त की बात करता है। कौन? संतू। किससे? चाचा मंगलसेन से। तो इसके मरु उत्तर में चाचा मंगलसेन कहते हैं, बस बक बक नहीं कर, जा अपना काम देख। कहने पर ऊपर रसोई घर में सचमुच बहस चल रही थी, चर्चा हो रही थी, वाद विवाद हो रहा था कि संतू ने गलत नहीं कहा था। जो संतू ने कहा था कि कोई भी सगाई पे नहीं जाएंगे, केवल बाबूजी सगाई पे जाएंगे, ये बात यहाँ पे सच नज़र आ रही है। रसोई घर में एक तरफ दीवार के साथ पीठ लगाए बाबूजी बैठे खाना खा रहे थे, तो चौके के एंड बीच में वीर जी और मनोरमा भाई बहन एक साथ एक ही थाली में खाना खा रहे थे। एक ही थाली में दोनों भाई बहन एक साथ खाना खा रहे हैं। ये क्या दर्शाता है कि खून के रिश्ते को दर्शाता है, अपनेपन को दर्शाता है। तो यहाँ पे जो साहित्यकार है, कहानीकार भीष्म साहनी जी हमें बताने का ये प्रयास कर रहे हैं कि भाई बहन का रिश्ता कितना पवित्र होता है, कितना साफ होता है, कितना महत्वपूर्ण होता है। क्योंकि जब बहन ब्याह करके चले जाती है ससुराल, तो वहाँ से उसके कुछ नए रिश्ते बन जाते हैं, वहाँ से वे अपने आप की गृहस्थी को संभालते हुए रह जाती है। और यहाँ पे
भाई का भी अपना एक परिवार बन जाता है, परंतु जब तक ये एक साथ है तो बहुत ही अच्छे तरीके से इन संबंधों को निभाना चाहिए, इन संबंधों को महसूस करना चाहिए, इन संबंधों से जो कुछ भी प्रेम, वात्सल्य, स्नेह प्राप्त होता है उसको हमें प्राप्त करना चाहिए। ये बात बताने का प्रयास हमें भीष्म साहनी जी इस कहानी के जरिए बताने का प्रयास कर रहे हैं। तो यहाँ पर माँ पराठे सेक रही थी चूल्हे के सामने बैठकर। माँ बेटे को समझाती रहती है कि यही मौके खुशी के होते हैं बेटा, कोई पैसे का भूखा नहीं होता। अकेले तुम्हारे पिताजी सगाई डलवाने जाएंगे तो संबंधी भी इसे अपना अपमान समझेंगे, कहकर समझाने का प्रयास माँ जी वीर जी को कर रही है। तो इस पे वीर जी जवाब देते हैं, मैंने कह दिया माँ, मेरी सगाई 1.25 रुपये में होगी और केवल बाबूजी सगाई डलवाने जाएंगे। तो 1.25 रुपया यानी 1 रुपया 4 आने, यानी 1 रुपी 25 पैसा को हम कितना कहते हैं? 1.25 रुपया कहते हैं। तो यहाँ पर वीर जी कह रहे हैं कि 1 रुपया 1.25, क्षमा कीजिएगा, यहाँ पे वीर जी कह रहे हैं माँ मेरी सगाई 1.25 रुपये में होगी और केवल बाबूजी सगाई डलवाने जाएंगे। यहाँ पे वीर जी क्या कह रहे हैं? केवल बाबूजी जाएंगे और 1.25 रुपये में सगाई डलवा के आएंगे। जो मंजूर नहीं तो अभी से कह के वे कहते रहते। तो उनकी बात को काटते हुए, वीर जी की बात को काटते हुए माँ कहती है बस बस आगे कुछ मत कहना। माँ ने झट से टोकते हुए कहा, फिर शुद्ध होकर बोली, जो तुम्हारे मन में आए करो, आजकल कौन किसका सुनता है। छोटा सा परिवार और इसमें भी कभी कोई काम ढंग से नहीं हुआ। मुझे तो पहले ही मालूम था तुम अपनी करोगे। तो इतने में पिताजी, जो कि बाबूजी है, वीर जी के पिताजी बाबूजी, वे कहते हैं अपनी क्यों करेगा, मैं कान खींचकर इसे मनवा लूँगा। बाबूजी ने बेटे की ओर देखते हुए बड़े दुलार से कहा। तो पर वीर जी खींच जुटे, क्या आप खुद नहीं कहा करते थे कि ब्याह शादियों पर पैसे बर्बाद नहीं करने चाहिए। अब अपने बेटे की सगाई का वक्त आया तो सिद्धांत ताक पर रख दिए। बस आप अकेले जाएंगे और 1.25 रुपया लेकर सगाई डलवा आएंगे, कहकर बाबूजी को फिर से वीर जी कह रहे कि अपनी बात को ही वे अटके रह गए। वहीं पे टस से मस नहीं हो रहे, कह रहे कि केवल बाबूजी सगाई डलवाने जाएंगे और उनके साथ कोई नहीं जाएगा। और सगाई डलवाने जाएंगे तो वहाँ पे कोई भी एक बड़ी सी फरमाइश की लिस्ट नहीं रखेंगे, केवल ही केवल 1.25 रुपया लेंगे और सगाई डलवा के आ जाएंगे। ना मोटर गाड़ी, ना सोना चांदी, ना कोई भी क्या है फरमाइश, कोई भी एक क्या है ये चाहिए वो चाहिए कहने का कोई भी डिमांड्स नहीं है। कहने की बात यहाँ पे वीर जी बता रहे हैं और कहते हैं। तो इस कहानी के जरिए जो हिंदी के सुप्रसिद्ध कहानीकार भीष्म साहनी जी हमें बताने का ये प्रयास कर रहे हैं कि बहुत ही सरल तरीके से, बहुत ही सहज तरीके से, बहुत ही साधारण तरीके से भी हम विवाह करेंगे तो विवाह ही कहलाएगा। ना कि हम क्या है फिजूल में पैसे को खर्च कर कर, पैसों की बर्बादी कर कर भी हम शादी करेंगे तो उतना ही माहौल हमें प्राप्त होगा। तो इसीलिए पैसों की बर्बादी कर कर, फिजूल के खर्चे कर कर, अनावश्यक ढंग से आडंबर का विवाह करना बहुत ही अपने आप में सामाजिक दृष्टि से और आर्थिक दृष्टि से गलत है। कहने की बात भी इस कहानी के जरिए हमें कहानीकार भीष्म साहनी जी बताने का प्रयास कर रहे हैं। यहाँ पे वीर जी कह रहे हैं कि केवल आप ही जाएंगे सगाई डलवाने और 1.25 रुपया लेकर सगाई डलवा के आ जाएंगे। तो वाह जी मैं क्यों ना जाऊं, कह के मनोरमा कह रही है, वाह जी मैं क्यों ना जाऊं, आजकल बहनें भी जाती है। मनोरमा सिर झटक कर बोली, वीर जी तुम इस मामले में चुप रहो। कहने की बात
वीर जी को मनोरमा बता रही है। और सुनो बेटा, ना तुम्हारी बात ना मेरी बात। बाबूजी बोल रहे हैं इस बात को कि वीर जी से, सुनो बेटा, ना तुम्हारी बात ना मेरी बात। बाबूजी बोले, केवल 5 या 7 संबंधी लेकर जाएंगे, कहोगे तो बाजा भी नहीं होगा। वहाँ उनसे कुछ मांगेंगे भी नहीं, उन्हें हम कोई डिमांड्स नहीं रखेंगे कि हमें वो चाहिए चाहिए। हम सिर्फ 5-7 समधी जाएंगे समधियों के घर, और बाजा भी तुम कहोगे तो हम नहीं बजाएंगे। जो संबंधी ठीक समझेंगे वो हमें दे देंगे तो हम वो लेके आ जाएंगे। हम कुछ नहीं बोलेंगे, उन्हें कहने की बात कहते हैं। तो इस पर वीर जी तुनक कर कुछ कहने जा रहे थे, जब सीढ़ियों पर मंगल सेन के कदमों की आवाज आई। तभी चाचा मंगल सेन के आने की, कदमों की आवाज आई। तो इस पे माँ कहती है, अच्छा अभी मंगल सेन से कोई बात नहीं करना, खाना खा लो फिर बातें होती रहेंगी। माँ जी ने कहा। अब चाचा मंगल सेन आ रहे, उनके सामने इसके बारे में ज़्यादा कुछ बात करने की ज़रूरत नहीं है। अब खाना खा लो फिर बातें होती रहेंगी कह के माँ जी ने कहा। तो चाचा मंगल सेन के बारे में यहाँ पे बता रहे हैं लेखक, 50 बरस की उम्र के मंगल सेन के बदन के सभी चूल ढीले पड़ गए थे। चाचा मंगल सेन के बदन के सारे चूल एकदम से ढीले पड़ गए थे। जब चलता तो उचक उचक कर इचकोले खाते हुए चलता था। ऐसे 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 क्या है, उचकोले खाते हुए वे चलता था। और सीढ़ियाँ चढ़ता तो पाँव घसीट कर, एकदम से पाँव को ऐसे ऐसे घसीट कर वे चलता था। बार बार छड़ी टकोरता हुआ, बार बार छड़ी को टकोरता हुआ वे आता था। तो इससे चाचा मंगल सेन आर्य सो आहट सबको महसूस होती थी। जब भी वहाँ सड़क पर जा रहा होता तो मोड़ पर रहने वाला साइकिल वाला दुकानदार हमेशा मंगल सेन से मजाक करके कहता, आओ मंगल सेन जी पेचकस दे, कह के वे पूछता था। यानी जो मोड़ पर का साइकिल वाला दुकानदार जो है वे चाचा मंगल सेन को कहता था कि आओ मंगल सेन जी स्क्रू फिट कर दे, आपका टाइट कर दे स्क्रू, कहने की बात वे कहता था। यानी आओ चाचा मंगल सेन जी पेचकस दे कहकर साइकिल वाला दुकानदार हमेशा चाचा मंगल सेन से मजाक करता था। और जवाब में मंगल सेन हमेशा उसे छड़ी दिखाकर कहते, अपने से बड़ों के साथ मजाक नहीं किया करते, तू अपनी हैसियत तो देख, कह के चाचा मंगल सेन कहते। चाचा मंगल सेन छड़ी दिखाकर साइकिल वाले दुकानदार से क्या कहते हैं, अपने से बड़ों के साथ मजाक नहीं किया करते, तू अपनी हैसियत तो देख, कह के वे कहते थे। क्योंकि मंगल सेन को अपनी हैसियत पर बड़ा नाज था, बड़ा गर्व था अपनी हैसियत पर। क्यों? किसी जमाने में फौज में रह चुका था। किसी जमाने में चाचा मंगल सेन फौज में था, सेना में था, आर्मी में था। तो इस कारण अब भी सिर पर खाकी पगड़ी पहनता था, इसीलिए अब भी उसके सिर के ऊपर खाकी पगड़ी रहती थी। चाचा मंगल सेन के सिर पर अब भी खाकी पगड़ी रहती थी। क्यों? क्योंकि वो अपने हैसियत पे नाज करता था और किसी ज़माने में फौज में वे रह चुका था, इसीलिए। खाकी पगड़ी का महत्व बड़ा है कहकर यहाँ पे बता रहे हैं। खाकी रंग सरकारी रंग है। जो खाकी रंग होता है वो सरकारी रंग है। पटवारी से लेकर बड़े बड़े इंस्पेक्टर तक सभी खाकी पगड़ी पहनते हैं। पटवारी से लेकर जो गांव का भूमि का हिसाब करने वाला जो गांव का कर्मचारी है पटवारी, उससे लेकर बड़े से बड़े इंस्पेक्टर तक खाकी
पगड़ी को अपने सिर पर पहनते हैं, तो ये खाकी पगड़ी एक सरकारी रंग है, तो इसीलिए वे खाकी पगड़ी को पहनता था। इस पर ऊंचा खानदान, बड़े खानदान का है, कौन? चाचा मंगल सेन। साथ ही साथ शहर के धनी मानी भाई के घर में रहना, शहर के बहुत ही प्रतिष्ठित धनी मानी भाई के घर में रहना, यानी बाबूजी के घर में रहना उसे अपने हैसियत पे बड़ा नाज होता था। ऐंठता नहीं तो क्या करता, इस पे गर्व नहीं दिखाता, घमंड नहीं करता, अकड़ता नहीं तो क्या करता, कह के यहाँ पे बता रहे। इसीलिए जब साइकिल दुकान वाला इससे कहा कि मंगल सेन जी पेशकश दें, तो ये कहता है कि बड़ों से मजाक नहीं क्या करते, तो अपनी हैसियत तो देख कह के वे कहता है। दहलीज पर अब चाचा मंगल सेन दहलीज पर पहुंचकर मंगल सेन ने अंदर झांका। दहलीज पर पहुंचकर चाचा मंगल सेन ने अंदर झांका। किचड़ी मूछें, एकदम से उनकी मूछें कैसी थी? किचड़ी मूछें थी, यानी कुछ सफ़ेद कुछ काले, ऐसे किचड़ी सी मूछें थी। सस्ता तंबाकू पीते रहने के कारण पीली हो गई थी। वो जो सस्ता तंबाकू पीते रहने के कारण उनकी पूरे मूछें पीली हो गई थी। घनी भौं के नीचे दाईं आंख कुछ ज़्यादा खुली और बाईं आंख कुछ ज़्यादा सिकड़ी हुई थी। एकदम से दाईं आंख कुछ ज़्यादा खुली हुई थी और बाईं आंख कुछ सिकड़ी हुई थी, और एकदम से भरे हुए उनके भवें थे, आईब्रो एकदम से भरे हुए थे। तो घनी भवें उनकी थी। तो सामने के 3 दांत गायब थे, साथ ही साथ उनके सामने के जो 3 दांत है वो गायब थे। जैसे ही उसने अंदर झांककर बोलता है चाचा मंगल सेन, क्या कह के? बहूजाई जी आप रोटी सेक रही हैं नौकर के होते हुए? चाचा मंगल सेन प्रश्न कर रहे, किससे? माँ जी से। कह रहे हैं बहूजाई जी आप रोटी सेक रही हैं नौकर के होते हुए? नौकर है ना, आप क्यों रोटियां सेक रही हो? कहने का प्रश्न चाचा मंगल सेन ने माँ जी से किया। तो इस पे जवाब आता है, आओ मंगल सेन जी आओ जरा देखो तो यहाँ कौन बैठा है, कह के उत्तर मिलता है। तो इतने में ही नमस्ते चाचा जी, वीर जी ने बैठे बैठे कहा। वीर जी क्या कहते हैं? नमस्ते चाचा जी कहकर बैठे बैठे कहते हैं। तो इस पे उत्तर मिलता है। इस पे बहुत ही गुस्से में आकर बाबूजी कहते हैं, उठकर चाचा जी का पालंगन करो बेटा, तुम्हें इतना भी अक्ल नहीं है? बाबूजी ने बेटे को झिड़क कर कहा। एकदम से झिड़क कर बाबूजी कहते हैं वीर जी से, उठकर चाचा जी को पालंगन करो, चाचा जी के चरण छूना, कह के वे कहते हैं बेटा तुम्हें इतनी भी अक्ल नहीं है, कह के बाबूजी पूछते हैं। वीर जी उठ खड़े हुए और झुककर चाचा जी को पालंगन किया। चाचा जी झोंप गए यानी एकदम से चाचा जी शर्मा गए। तो कोने में बैठा संतू, जो घर का पुराना नौकर है, जो नल के पास बर्तन मलने लगा था, यानी बर्तन को जब वो साफ कर रहा था, बर्तनों को जब वो मांज रहा था, बर्तनों को मल रहा था, तो खंडों के पीछे मुंह छिपाए हंसने लगा। जैसे ही वीर जी पालंगन करने लगे चाचा मंगल सेन के, चाचा मंगल सेन एकदम से शर्मा गया, झोंपने गए। तो इस दृश्य को देखकर संतू, जो बैठे बैठे बर्तनों को मल रहा था, वो अपने अपने खांदों में मुंह छिपाए हंसने लगा। जीते रहो, बड़ी उम्र हो, दुआ दी। किसने? आशीर्वाद दिया। किसने? चाचा मंगल सेन ने कहा वीर जी को, जीते रहो, बड़ी उम्र हो। मंगल सेन ने कहा और वीर जी के सिर पर इस गंभीरता से हाथ फेरा कि वीर जी के बाल बिखर गए। एकदम से ऐसे आशीर्वाद दिया कि जीते रहो, बड़ी उम्र हो कहकर। तो एकदम से वीर जी के
जो सर के बाल है वो पूरे बिगड़ गए, तो बिखर गए। तो मनोरमा किलकिलाकर हंसने लगी, क्योंकि लड़कों के बाल बिगड़ते हैं ना, उनको एकदम से ना बहुत ही अचंभस का माहौल पैदा हो जाता है, उनको बहुत जल्दी क्रोध आ जाता है बाल बिगड़ने से। सबसे ज़्यादा कोई समय आईने के सामने कोई लड़का लेता है तो बाल बनाने के लिए लेता है। तो ऐसे में चाचा मंगल सेन की वजह से उसके पूरे बाल बिगड़ गए। तो इस दृश्य को देखकर मनोरमा को बड़ी खुशी हुई, एकदम से मनोरमा किलकिलाकर हंसने लगी। तो सगाई वाले दिन वीर जी खुद आ गए हैं, वाह वाह कहकर चाचा मंगल सेन कहने लगे। चाचा मंगल सेन क्या कहने लगे? सगाई वाले दिन वीर जी खुद आ गए हैं, वाह वाह कहने लगे। तो इस पे बाबूजी कहते हैं, बैठ जा बैठ जा मंगल सेन, बहुत बातें नहीं करते। वीर जी बाबूजी ने बोला कि बाबूजी क्या कहते हैं मंगल सेन से, बैठ जा मंगल सेन, बहुत बातें नहीं करते। बाबूजी बोले, इसके उपरांत आप मेरी जगह बैठ जाइए चाचा जी, मैं दूसरी चटाई ले लूँगा कहकर वीर जी कहते हैं। वीर जी क्या कह रहे हैं कि चाचा जी आप मेरे चटाई पे बैठ जाइए, मैं दूसरी चटाई ले लूँगा कहकर वीर जी कहते हैं। तो इस पे बाबूजी का जवाब मिलता है, 2 मिनट खड़ा रहेगा तो मंगल सेन की टांगे नहीं टूट जाएगी। बाबूजी बोले, यहाँ खुद भी चटाई पकड़ सकता है, जाओ मंगल सेन जरा टांगे हिलाओ और अपने लिए चटाई उठा लाओ कहकर चाचा मंगल सेन को बाबूजी कहते हैं। तो माँ जी ने दांत तले होठ दबाए, एकदम से दांत तले होठ दबाए और घूर घूर कर बाबूजी की ओर देखने लगी। नौकरों के सामने तो मंगल सेन के साथ इस तरह रुखाई से नहीं बोलना चाहिए, नौकरों के सामने तो इतना रूडली मंगल सेन के साथ नहीं बात करना चाहिए, आखिर तो खून का रिश्ता है। चाचा मंगल सेन कोई पराया थोड़ी ना है, नौकर थोड़ी ना है, चाचा मंगल सेन का रिश्ता तो खून का रिश्ता है। कहने की बात माँ जी कह रही है, अपने दांतों में होठों को दबाए और कहती है कि आखिर तो खून का रिश्ता है, कुछ लिहाज रखना चाहिए, खून के रिश्ते का भी तो कुछ इज्जत रखनी चाहिए, लिहाज रखना चाहिए ना। कहने की बात कहते हैं, चाचा मंगल सेन छज्जे पर से चटाई उठाने गया। एकदम से छज्जे से चटाई लेने के लिए चाचा मंगल सेन रवाना हुए। दरवाजे के पास पहुंचकर नौकर की पीठ के पीछे से गुजरने लगा चाचा मंगल सेन, तो संतू ने हंसकर कहा, वहाँ नहीं है। छज्जे पर जो चटाई आप देखने जा रहे हो ना चाचा मंगल सेन को, तो कहता है कि वहाँ नहीं है चाचा जी, मैं देता हूँ, ठहरो, एक ही बर्तन रह गया है, मलकर उठता हूँ। तो संतू क्या है, चाचा जी को रोकता है कि वहाँ पे चटाई नहीं है, मैं आपको दे दूँगा, थोड़ा रुकिए, एक ही बर्तन है, इसको मैं साफ करके ही आपको दे देता हूँ चटाई लेके, वो के कहता है। और संतू निश्चिंत बैठा, एकदम से कोई परेशानी के बिना ऐसे ही काम में मग्न होके चाचा मंगल सेन को वैसे ही ठहरा के निश्चिंत बैठा, खांदों के बीच सिर झुकाए बर्तन मल रहा था। एकदम से खांदे में सिर झुकाए बर्तन को मलते निश्चिंत बैठा था। तो मनोरमा घुटनों के ऊपर अपनी टुड्डी रखे, अपने घुटनों के ऊपर अपनी टुड्डी रखे, एकदम से दोनों हाथों से अपने पैरों की उंगलियों को मलती हुई, अपने दोनों हाथों से अपने पैरों की उंगलियों को मलती हुई बैठी थी। कौन? मनोरमा। तो कोई वार्ता सुनाने लगी, कोई एक बात को वे सुनाने लगी और कहती है मनोरमा, दुकानदारों की टांगें कितनी छोटी होती है भैया, क्या तुमने कभी देखा है दुकानदारों की टांगें कितनी छोटी छोटी होती है, तुमने कभी देखा है? कह के पूछती है और कहती है अपने भाई की ओर कनखियों से देखकर, एकदम से कनखियों से देखकर, तिरछी नज़र से देखकर अपने भाई की ओर मनोरमा कहती है कि
जितनी देर वे गद्दी पर बैठे रहें ठीक लगते हैं, जितनी देर वे दुकान के गद्दी पे बैठे हुए रहते हैं ठीक लगते हैं, पर जब उठे तो अचानक सहसा छोटे हो जाते हैं। उनके जो टांगे हैं गद्दी पे से उठते इतने से लगते हैं, छोटे हो जाते हैं। इतनी छोटी छोटी टांगे, कह के वे कहती है। और आगे बढ़ के कहती है, आज मैं एक दुकान पर सूटकेस लेने गई थी। आज मैं एक दुकान पर सूटकेस लेने गई थी तो इस दृश्य को देखा मैंने कि दुकानदारों की टांगें बहुत ही छोटी छोटी होती है। इतनी छोटी होती है, कहने की बात वे अपने भाई के सामने इस वार्ता को सुना रही है। तो इतनी देर हो गया परंतु अभी तक संतू चाचा मंगल सेन को चटाई नहीं दिया है। तो यहाँ पे चाचा मंगल सेन कहते हैं, उठो संतू चटाई ला दो, हर वक्त का मजाक अच्छा नहीं होता। चाचा मंगल सेन ने संतू से आग्रह करने लगा। चाचा मंगल सेन आग्रह करते हुए संतू से कह रहे कि उठो संतू चटाई ला दो, हर वक्त का मजाक अच्छा नहीं होता। तो कहने पर वहाँ खड़े क्या कर रहे हो मंगल सेन, चलो इधर आओ। उठ संतू चटाई ले आ, सुनता नहीं तू, इसे कोई बात कहो तो कान दबा जाता है, माँ बोली। एकदम से चाचा मंगल सेन उतनी देर वहाँ पे खड़े हैं। इस दृश्य को देखकर माँ जी कह रही है कि वहाँ खड़े क्या कर रहे हो मंगल सेन, चलो इधर आओ। उठ संतू चटाई ले आ, सुनता नहीं तू, इसे कोई बात कहो तो कान में दबा जाता है ये लड़का। कहने की बात माँ जी कहती है। संतू की ये जो बात माँ जी बोली तो ये बात संतू के पीठ पर चाबुक पड़ने के लायक हो गई। एकदम से संतू के पीठ पर चाबुक पड़ी। उसी वक्त उठा और जाकर चटाई ले आया। तो माँ जी ने चूल्हे के पास दीवार के साथ रखी 2 थालियों में से एक थाली उठाकर मंगल सेन के सामने रख दी। मैले रुमाल से हाथ पोंछते हुए मंगल सेन चटाई पे बैठ गया। क्यों? भोजन करने के लिए। थाली में आज 3 भाजियां रखी थी, यानी थाली में आज 3 सब्जियां बनी हुई थी, 3 तरकारियां थी और चपातियां खूब गरम गरम थी। गरम गरम चपातियां और 3 प्रकार की सब्जियां यानी तरकारियां वहाँ पे थी। तो वो गरम गरम चपातियों के साथ उस तरकारी को खाते हुए क्या कुछ कहता है। अब ये क्या कुछ होता है, वहाँ पे बहुमुख्य रूप से एक विषय पे बहस हो रही थी घर में। क्या कहकर कि सगाई में कौन जाएगा कौन नहीं जाएगा, किस तरीके से सगाई होगी, इस विषय पे चर्चा चल रही थी। और मंगल सेन आते ही इस बात को क्या है रोक देने की बात चली थी। तो मंगल सेन आने के बाद उसके मन में भी एक ललक थी कि सगाई में वो भी जाए। तो इस विषय में उस विषय पे वो बात करता है कि नहीं बात करता है, क्या कुछ होता है, उसके बारे में हम अगली कक्षा में बहुत ही विस्तार से, बहुत ही सरल तरीके से, बहुत ही सहज तरीके से, बहुत ही अच्छे तरीके से इस कहानी के सस्पेंस को जानने का प्रयास करेंगे। तब तक के लिए बहुत ही अच्छी कहानी है, मन को बहुत ही आह्लादित करने वाली कहानी है, अपने खून के रिश्तों के बारे में महत्व को बताने वाली कहानी है। तो इस कहानी को हम आगे बढ़ाएंगे। तब तक के लिए आप अपने घर में रहिए, सुरक्षित रहिए, स्वस्थ रहिए, बहुत ही अच्छे तरीके से हिंदी भाषा विषय का अध्ययन कीजिए। धन्यवाद।